Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start sound part 2. Before, we have discussed so many things about sound, how sound travels. Okay, then now we are going to start it from activity 13.6. Take two rubber strips of the same size. दो रबर स्ट्रिप सेम साइज का लीजिए. प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रीच देम टाइट. उसको एक के ऊपर दूसरा रख के दोनों को स्ट्रेच कीजिए, खींचिए. नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम. अब दोनों के बीच जो गैप बचा उसी के बीच आपको एयर ब्लो करना है. एज द एयर ब्लोस थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड. जैसे ये आप दोनों के बीच एयर ब्लो करेंगे तो एक साउंड आपको सुनाई देगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure 13.9b. ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेपर पीस लेकर एक नैरो स्लिट बीच में रहेगा और उसको ऐसे होल्ड कीजिए कि एक नैरो स्लिट रहेगा और उसके थ्रू से आपको एयर ब्लो करना है. नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड और वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन ए सिमिलर मैनर. ये देखिए, ये है वो पेपर स्लिट जिसके थ्रू से हमको एयर ब्लो करना है दोनों स्लिट के बीच. और जैसे ही आवाज निकलता है बस ठीक ऐसे ही हमारी वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करता है. द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. हमारी आप सुने होंगे कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन. आप अगर पीछे भी किए हैं और नहीं देख रहे हैं फिर भी आपको पता चल जाता है ना कि ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये बच्चा है, ये वुमेन है. कैसे और ये सब क्यों? ये डिफरेंस वॉइस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग और चिल्ड्रेन में तो और भी छोटा. मैन में 20 mm, वुमेन में 15 mm और चिल्ड्रेन में और भी छोटा है होता है. दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर डिफरेंट. अब हम देखते हैं साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन. साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रोपागेट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagator travel to her? आप दूर से भी अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं तो आपके फ्रेंड्स को सुनाई देता है. तो फिर इसका मतलब है साउंड आप से होकर आपके फ्रेंड के तक ट्रैवल किया. तो फिर ये कैसे होता है? आइए देखते हैं एक्टिविटी 13.7 में. टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर. एक मेटल या फिर ग्लास का टम्बलर लीजिए. मेक श्योर दैट इट इज ड्राई. प्लेस ए, उसका अंदर सूखा होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आप रखेंगे एक सेल फोन और फिर सेल फोन जैसे ड्राई में रहेगा नहीं तो खराब हो जाएगा. आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन द सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. लिसन टू द रिंग केयरफुली. दूर से अपने फ्रेंड को ये जो टम्बलर के अंदर रखा गया सेल फोन को एक फोन करने के लिए बोलिए तो फिर ऑब्वियसली ये रिंग होगा. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स. पुट योर माउथ ऑन द. अब आप उसके रिम को बंद करके अपने माउथ में उसको पुट योर माउथ ऑन द, ऐसे करके जैसे दिखा गया है उसके माउथ से होकर आप उसका सारे एयर को निकाल लेंगी. ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. तो फिर दोनों ओर से उसको पकड़ के हाथ में माउथ से उसका सारे एयर आप खींच लेंगे, सक कर लेंगे. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग. अगेन लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. अब उसके अंदर से सारे एयर निकाल लेने के बीच अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फिर से वो रिंग करेगा. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. जैसे आपने एयर सक कर लिया तो अब क्या साउंड जरूर ही थोड़ा धीमा पड़ जाएगा. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. डज द माउथ बिकम लाउड अगेन. अब आप उसको माउथ से फिर से निकाल लीजिए और सुनिए कि रिंग पहले जैसे ही ऐसे लाउडर सुनाई देगा. तो ऐसा क्यों होता है? आइए इस बात का हम जांच परखा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? तो फिर इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग. यानी कि टम्बलर के अंदर के एयर घट जाने के कारण क्या उसका लाउडनेस भी डिक्रीज हो गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि indeed if you had been able to suck all the air in the tumbler you will not listen any sound. अगर आप सारे एयर खींच लेंगे सक करके तो इनफैक्ट आपको बिल्कुल ही साउंड सुनाई नहीं देगा.
साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। इससे हमें ये पता चला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए हमेशा। व्हेन एयर हैज बीन removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. तो फिर अगर हम सारी एयर निकाल लेंगे तो फिर ऐसा है ना कि अंदर वैक्यूम है, और ये बात आप याद रखिए, द साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। जब आप महाकाश जाएंगे ना, स्पेस में, जहाँ पर एयर नहीं होगा, तो फिर एक दूसरे की बात सुने ही नहीं पड़ता। डच साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, तो फिर क्या वैक्यूम में तो साउंड मूव नहीं करता, ट्रैवल नहीं करता, क्या लिक्विड में मूव करता है? लेट अस फाइंड आउट। ये बात हम देखते हैं एक्टिविटी 13.8 में। टेक ए बकेट और ए बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर, टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड, सेट द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। आप एक बाथटब लीजिए, उसी के अंदर पानी भर लीजिए, पानी के अंदर एक घंटी आप रखिए और उसको हिलाइए, तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। हाँ, जब आप घंटी हिला रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जैसे वो टब की किसी भी वॉल को टच ना करे। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, और आप अपनी कान को वाटर सरफेस के पास रखिए। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर, पर इतना भी पास नहीं कि आपके कानों के अंदर पानी घुस जाए, ठीक है? बी केयरफुल। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल का साउंड सुनाई दे रहा है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। इससे तो हमको ये पता चल गया कि साउंड जो है लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। Let us find out if sound can travel through solids. अब हम देखते हैं साउंड सॉलिड में क्या ट्रैवल करता है कि नहीं, एक्टिविटी 13.9 में। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर। तो फिर एक मेटल, जैसे आप देख रहे हैं, मीटर स्केल लीजिए लंबा सा, और इसका एक और अपनी कान के पास रखिए। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द टेप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, और अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस स्केल के दूसरे एंड को वो थोड़ा स्क्रैच करें, यानी कि एक थोड़ा सा नाखून में जैसे आवाज करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा? अगर आप ऐसे स्क्रैच करेंगे तो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आप अपनी कान से, स्क्रैचिंग जो है वो बहुत छोटा साउंड होता है ना, पर अपने कान को वो अच्छी तरह सुनाई देगा। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, क्या अपने चारों ओर जो स्क्रैच कर रहा है, एक तो पकड़ा है वो स्केल को, जिसका कान में स्केल लटका हुआ है, उसको तो अच्छी तरह सुनाई देगा, पर जो बाकी चारों ओर है उन लोग को इतनी अच्छी तरह सुनाई नहीं देगा। तो फिर साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. ऐसे ही आप टेबल पर ये काम कर सकते हैं। टेबल के एक और आप अपना, जैसे 13.13 में ये 13 में ये दिखा गया है ना, आप अपनी ईयर को उसमें वुडन मेटालिक टेबल में टच करके रखिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि टेबल के दूसरे ओर वो थोड़ा स्क्रैच करे, ऐसे में भी आपको अच्छी तरह सुनाई देगा। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। हमने देखा कि साउंड मेटल में या वुड में ट्रैवल कर रहा है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। ऐसे देखा जाए तो किसी भी सॉलिड हो, साउंड अच्छी तरह ट्रैवल करता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। ऐसे ही हम देख पाएंगे कि साउंड स्ट्रिंग में भी ट्रैवल करता है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? ऐसे ही टॉय टेलीफोन अब अपने छोटे दिनों में मार्केट में मिलता है बच्चों को खिलौने के तौर, और इससे आपको साफ महसूस होगा कि स्ट्रिंग में भी साउंड ट्रैवल करता है। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और ये चारों दिशाओं में ये सुनाई देता है, गूंजता है। द मीडियम कुड बी ए गैस, लिक्विड और ए सॉलिड। चाहे चारों ओर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वी कैन हियर इट। ओके, हम उसको जरूर सुन पाएंगे। 13.4 वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम
कैसे सुनते हैं साउंड, ये इसके लिए हमको मदद करता है हमारे ईयर। मैंने कहा था 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो साउंड प्रोड्यूस होना और दूसरा है हम कैसे सुनते हैं। तो ये आ गया हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, बी अटेंटिव। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, इसीलिए हमने अंडरलाइन कर लिया है। तो फिर ये जो अंडरलाइन किया गया लाइंस आप जरूर नोट कर लीजिए और एक कॉपी में और 3 बार पढ़ लीजिए। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम से कुछ भी आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर बेसिकली यहाँ तो नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको जानने के लिए बता देती हूँ। ईयर को हमारे 3 भाग किया गया है, एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर ईयर। तो फिर आउटर ईयर जो आप बाहर की ओर हिस्सा देख रहे हैं, बाहर की ओर जिसे आप हिला सकते हैं या फिर आप गलती होने से आपके टीचर आप हिलाते हैं, वही होता है आपका आउटर ईयर। और एक जो छोटा सा छेद है, होल है, उसी होल से होकर ईयर ड्रम तक और फिर ईयर ड्रम से होकर ब्रेन तक, ये सारे हमारे कवर करते हैं मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो व्हेन साउंड, ये जो फनल लाइक शेप है ना, ये है आउटर ईयर। द ईयर इज लाइक ए फनल शेप, व्हेन साउंड एंटर्स इट, उसी के थ्रू साउंड एंटर करता है, होल की थ्रू से अंदर को। इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ व्हिच देयर इज ए थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ये होल के थ्रू से साउंड अंदर ट्रैवल करता है, एक टनल जैसा, आपको भी पता चल रहा है, और अंदर जाकर ये टकराता है ईयर ड्रम से। तो इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ये ईयर ड्रम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? It to understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. ठीक है, ये eardrum कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इंपोर्टेंट काम कर रहा है, आइए देखते हैं एक्टिविटी करके 13.10। टेक प्लास्टिक और टीन कैन, एक प्लास्टिक या फिर टीन का कैन लीजिए, कट इट्स एंड्स, उसका दोनों ओर आप कट कर लीजिए, यानी कि वो जैसे सिलेंडर जैसे हो गया, होलो सिलेंडर जैसे। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फैशन इट विद रबर बैंड्स, एक साइड में बैलून को स्ट्रेच करके बांध लीजिए रबर बैंड से। पुट 4 or 3 grains ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर, वो स्ट्रेच्ड रबर के ऊपर 4-5 पीस चावल या गेहूं का दाना डाल दीजिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, और एक और तो ग्रेन्स रहा, दूसरे ओर अब नीचे की ओर से हुर्रे हुर्रे, इसे कुछ भी आप जोर जोर से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे क्या होगा? अब जब व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन्स, अब ऊपर भाग में देखिए जो ग्रेन्स है वो थोड़ा थरथरा रहा है, द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। अरे आप नीचे की ओर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ऊपर का ग्रेन जो बैलून के ऊपर रखा है वो कैसे वाइब्रेशन हो रहा है वहां पर, यानी कि आपके साउंड से वाइब्रेशन हो रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर सीट, ये ईयर ड्रम जो है ऐसे ही जैसे हमने स्ट्रेच्ड रबर सीट लिया ना, ऐसे ही होता है। तो साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जैसे जैसे साउंड का वाइब्रेशन जाता है तो ईयर ड्रम को टकराता है तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लगता है। इसके आगे क्या होता है? द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। ठीक है, साउंड आके ईयर ड्रम से टकराया और फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, अब ये वाइब्रेशंस इनर ईयर को पास हो रहा है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और उधर से होकर ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। दैट इज हाउ वी हियर, और ब्रेन को जब पहुंचता है तभी ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि अरे ये तो एक वुमेन का वॉइस है, ये तो एक मैन का वॉइस है, ये ब्रेन पता कर लेता है और हमको बताता है, फिर हमें पता चलता है। दिस इज हाउ वी हियर, ऐसे ही हम सुनते हैं। तो फिर क्लियर, ये जो चित्र है ये आपको, ये फिगर को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। ये है हमारे इनर ईयर, ये ईयर ड्रम, ये ह्यूमन ईयर है, अब उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. तो वाइब्रेशन क्या है? अप एंड डाउन मोशन, टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, ये सब सारे होता है वाइब्रेशंस। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम और एक नाम भी दे सकते हैं, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। तो
You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. हम oscillatory motion के बारे में, पेंडुलम जो मूव करता है उसी के बारे में पहले से अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. And its time period, और time period को क्या होता है, एक बिंदी से जहाँ से वो निकलता है एक ओसिलेशन खत्म करके वापस उसी को आता है, तो फिर वही जितना टाइम लेता है उसे कहते हैं वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं. जिस जगह से वो निकला है उसी जगह को वो वापस जाके फिर लौटना, जितना टाइम लेता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड. और द नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ, ऐसे जिस जगह से निकला है फिर इसी जगह को लौटना, वो होता है एक ओसिलेशन. इतना ये 1 सेकेंड में कितने सारे ओसिलेशंस वो कर पाएगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता, यानी कि कितने बार वो जाके लौट चुका एक सेकेंड में, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन. और ये फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड एज हर्ट्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स सिंबल इज Hz. ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज 1 oscillation. सॉरी, a frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. तो if an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? अगर 1 सेकेंड में 20 टाइम oscillate करता है तो उसका frequency हो गया 20 hertz. Okay? You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. आप बिना देखिए बहुत से ऐसे चीज को आप पहचान लेंगे कि ये गाय है, ये बकरी है, ये मैन है, ये वुमेन है, ये लायन है ना. तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम, क्योंकि ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि आप पहचान लेते हैं. तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? आप कभी ये सोचे हैं कि किसके वजह से आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी साउंड का. और एम्पलीट्यूड क्या है हमने बताया था, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू व्हिच द वाइब्रेशन गोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन. बीच से कितना ज्यादा ऊपर और कितना ज्यादा नीचे जाता है, वही डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो फिर कैन यू डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी? तो फिर एक साउंड जो दूसरे साउंड से अलग होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ कम टू लाउडनेस एंड पिच. एक्टिविटी 13.11. टेक ए मेटालिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून. एक मेटालिक टम्बलर लीजिए, साथ में एक टेबल स्पून लीजिए. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. टम्बलर के ब्रिम पे आप टेबल स्पून पे स्ट्राइक कीजिए. हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, आपने देखा साउंड प्रोड्यूस हुआ. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन. तभी आपने धीरे से किया था, अब आप जोर से उसको मारिए. तो फिर अब साउंड कैसा प्रोड्यूस हुआ? इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रोक हार्ड? जब आपने जोर से मारे तो फिर साउंड भी लाउडर हुआ ना. नाउ सस्पेंड स्मॉल थर्मोकल बॉल्स टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. जैसे फिगर 13.13 में देखा गया है. आप ऐसे वहां पर एक छोटा सा थर्मोकल बॉल को जैसे सिर्फ टच कर रहा होगा वहां पर रखिए. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. नाउ सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. उसको जोर से अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो फिर कैसे वो भागेगा. सी हाउ द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, यानी वो थर्मोकोल का जो बॉल है वो अपनी जगह से हिल गया है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. वो कितना डिस्प्लेस हुआ है उसी से आपको पता चलेगा कि आपका वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कितना था.
आप मेजर कर पाएंगे। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन ए लिटिल हार्डर, कंपेयर द एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस। अब टम्बलर को एक बार धीरे से स्ट्राइक कीजिए, एक बार जोर से स्ट्राइक कीजिए और कंपेयर कीजिए कि उनका वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड क्या है। इन व्हिच केस द एम्पलीट्यूड इज लार्जर, आपको क्या लगता है जो लाउडर है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या जो कम है धीरे से जेंटली है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा? अब तो ये पता चल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ये लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो लाउडनेस को आप L लेंगे, एम्पलीट्यूड को R लेंगे। L इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, amplitude of the vibrations producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, अगर amplitude twice हो गया तो loudness 4 times हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4. The loudness is expressed in a unit called decibel. तो loudness को एक्सप्रेस करने का यूनिट है डेसिबल. The following table gives some idea of the loudness of sound coming from the various sources. इसी हिसाब से देखें तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट जगह से अलग अलग साउंड होता है. जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग का साउंड होता है, लाउडनेस होता है 10 डेसिबल. ऐसे व्हिस्पर करें, सॉफ्ट व्हिस्पर करें तो थोड़ा ज़्यादा साउंड हुआ, वो होता है 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ तो फिर वो हो जाएगा 60 डेसिबल. और बिजी ट्रैफिक होगा तो फिर वो हो जाएगा 70 डेसिबल. और एवरेज फैक्ट्री का जो साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल. ऐसे अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल. अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा हो गया ना तो फिर वो साउंड हमें चुभने लगेगा, यानी कि जैसे एक डिस्टर्बिंग साउंड जैसे लगेगा. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. तो फिर ये लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड. तो फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर वाइब्रेशन इज लार्ज, वाइब्रेशन भी लार्ज होगा. द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड. ऐसे में साउंड प्रोड्यूस्ड भी ज़्यादा लाउड होगा, जोर से होगा. व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फेबल. ऐसे ही अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो फिर साउंड भी फेबल यानी कि कम होगा. कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट. अगर आप कंपेयर करेंगे कि बेबी और एडल्ट का साउंड अलग अलग होगा, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या दोनों में आप बेबी भी तो छोटा सा है और एडल्ट, ये दोनों का डिफरेंस क्यों है साउंड में? क्योंकि इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दोनों का साउंड इक्वली लाउड है, दे डिफर इन सम वे. लेट अस सी हाउ. ये तो गया लाउडनेस की बात. अगर दोनों सेम लेवल में भी चिल्ला रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग होगा. तो फिर कहाँ पर अलग हो रहा है ये जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं. द फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड. और एक चीज होता है श्रिलनेस या फिर पिच. तो फिर ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें फ्रीक्वेंसी से. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो फिर ऐसे में श्रिलनेस या फिर पिच ज्यादा होगा एक साउंड का. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी लो हुआ देन द साउंड हैज ए लोअर पिच, यानी कि उसका श्रिलनेस थोड़ा कम होगा. श्रिलनेस मतलब एक ऐसा चीज है जिसे थोड़ा चिल्लाना और हमारी कानों को पिंच कर जाता है ना, तो फिर वही होता है. आगे आगे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए ड्रम वाइब्रेट्स विथ ए लो फ्रीक्वेंसी. जैसे एक ड्रम बाजा का आवाज होता है तो फिर वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है. देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, इसीलिए वो प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस ए लो पिच साउंड. तो ड्रम का साउंड जो होता है वो लो पिच साउंड कहा गया है. तो फिर किसका हाई है? ऑन द अदर हैंड ए व्हिसिल हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए साउंड और हायर पिच. देखिए इतना बड़ा ड्रम, आपको लग रहा है उसका साउंड ज्यादा होगा पर उसका पिच कम है, वो ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा. और व्हिसिल जो है चाहे वो छोटा सा है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए वो बहुत दूर तक सुनाई देगा, तो उसका हायर पिच होगा.
ऐसे ही एक बर्ड मेक्स ए हाई पिच्ड साउंड व्हेयरएज ए लायन मेक्स ए लो पिच्ड रोर। तो फिर लायन का रोर में लो पिच है, साउंड है, और बर्ड का हाई पिच है। हाउएवर द रोर ऑफ ए लायन इज वेरी लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। और लाउडनेस देखा जाए तो लायन का ज्यादा होगा और बर्ड का लाउडनेस कम होगा। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। प्रतिदिन आप बच्चों का और बुजुर्गों का वॉइस सुन रहे हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? आपको दोनों के बीच का वॉइस का क्या डिफरेंस है पता चलता है? कैन यू सी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? किसका ज्यादा होगा? ऐसे हम देखें तो मैन और वुमेन में वुमेन हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। मैन का फ्रीक्वेंसी कम होगा, वुमेन का ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं ऑडिबल और अनऑडिबल, इनऑडिबल। 13.6 ये कैसे होता है? कुछ कुछ साउंड यानी कि हम किस रेंज का सुन पाएंगे उसका भी एक रेंज है, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए उससे आगे या फिर उसका एक पर्टिकुलर रेंज है। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हाँ, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना जरूरी है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? तो आपको क्या लगता है कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगा और हमको सुनाई देगा? जी नहीं, उसका भी एक रेंज है जो हमें सुनाई देगा। द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड वी कैन नॉट डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अगर एक चीज का फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से कम है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो हमको तो सुनाई नहीं देगा। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, यानी कि हमें सुनाई नहीं देने वाला। ऑन द अदर हैंड, ऑन द हायर साइड, साउंड्स ऑफ frequencies higher than about 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear। ऐसे ही एक सेकंड में अगर 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो गया, तो फिर वो भी हमको सुनाई नहीं देगा। Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 Hz to 20,000 Hz। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए, 20 Hz to 20,000 Hz, ये हमारे ऑडिबल रेंज। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 Hz। ये जो हमने कहा ऑडिबल रेंज, ये है ह्यूमन के लिए। जरूरी नहीं कि सभी प्राणियों के लिए वो उसी रेंज में सुने। अरे डक की बात लीजिए, वो तो और जोर का सुनता है। डक्स हैव दिस एबिलिटी, डक का ऐसा एबिलिटी है कि the police use high frequency whistle which ducks can hear but humans cannot। पुलिस जो यूज करते हैं डॉग स्क्वाड वाले, वो ऐसे व्हिसिल यूज करते हैं जो हमको सुनाई नहीं देगा पर डक बहुत अच्छी तरह सुनेगा। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन होता है, वो किस लिए यूज होता है बोलिए? हमारी पेट की बीमारी और कई सारी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड करने हम जाते हैं ना, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, इसीलिए हमको सुनाई नहीं देता है उसका साउंड, पर वो तो जोर का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं नॉइज एंड म्यूजिक। तो फिर ये नॉइज क्या है और म्यूजिक क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.